कि शायद सरकार अपनी बात पहुंचा नहीं पा रही है, या जो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है किसान आंदोलन में जैसा हुआ, हालांकि एमएसपी अभी तक डिसाइड नहीं हुई, लेकिन किसान आंदोलन के बाद कानून वापस लेते हुए मोदी जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, लगता है। यानी तपस्या में कमी रह गई, यानी वो जो किसानों के लिए करना चाहते थे वो कन्वे नहीं हुआ और उनकी तपस्या में कमी रह गई। मुझे लगता है कि जिस तरह ही कबूझ गलियारे में ये अग्निवीरों की भर्ती डाल दी गई है और जो समझ में नहीं आ रही है, इसे बाद में समझा जाएगा जब पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा और उस पर सवाल उठेंगे, तो पता नहीं वो मंच मिलेगा नहीं मिलेगा कि एक डिस्कोर्स हो सके कि ये क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस भर्ती के साथ भी, अग्निवीरों की भर्ती के साथ भी, प्रधानमंत्री जी को के बाद, जैसा किसान आंदोलन में किसान कानून वापस लेते हुए प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा मेरी तपस्या में कमी रह गई, उसी तरह मुझे लगता है कि माननीय रक्षा मंत्री जी को भी ये न कहना पड़ जाए कि मेरी तपस्या में और मैं जो कन्वे करना चाहता था वो कन्वे नहीं कर सका, और ये बात, ये फैसला वापस ले लिया जाए। एक चीज अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि रेजिमेंटल भर्तियां होंगी और कहीं से उस पूरे ढांचे को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, रेजिमेंटल भर्तियां होंगी। उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं कि कितनी भर्तियां होनी है, कितनी जगहें खाली हैं और कितना मैन पावर है, और अगर वो भर्तियां नहीं हुई रेजिमेंटल भर्तियां तो डेफिसिट में सेना चली जाएगी, मैंने वो मैन पावर के लास्ट की ओर बढ़ जाएगी। तो उन्होंने पूरा समझा दिया है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि 3000 लोग जो अग्निवीरों की भर्ती होगी उसमें से सक्षम पाए जाने वाले 3000 लोग वो उसमें रेजिमेंटल उसमें और रेगुलर सेना में एडजस्ट किए जाएंगे, और बाकी लोग अपनी योग्यता अनुसार दूसरी जगह भी जा पा सकते हैं। अगर हम इसको भी मान लें तो ये हमें कुल लगता है कि ले दे करके एक सेफ्टी वॉल क्रिएट किया गया है, और भयानक जो जबरदस्त और चरम बेरोजगारी है उसमें एक वॉल फिट किया गया है कि थोड़ा सा वो वेपोराइज हो जाए। यानी चलिए 4 साल की ही भर्ती, जिसमें न कोई रैंक मिलना है, न कोई रेजिमेंट से उसकी शिनाख्त होनी है, वो क्या है वो अभी कुछ भी पता नहीं है। उसके जरिए वो एक कि चलो भाई 4 साल के लिए नौकरी देते हैं, वो सेना में वो एक सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ तो आक्रोश या जो नाराजगी है या जो दुश्चिंताएं अपने भविष्य को लेकर के वो कुछ थोड़ी सी वो कम हो और उनकी इंटेंसिटी कम हो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अब आऊंगा इकोनॉमी पर। शीतल भाई बैठे हुए हैं और शीतल भाई ने जो कुछ भी कहा, पहले मैं नमस्कार कर लूं शीतल भाई को। शीतल भाई नमस्कार। तो मैं उनसे अपनी सहमति जताते हुए अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि आज युवाओं की जो नाराजगी है या जो ये आंदोलन फैलता जा रहा है, धीरे धीरे 7 राज्यों में फैलता जा रहा है, इसको थोड़ा सा मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर जो हमारे यहाँ चल रहा है और कारपोरेट ड्रिवन इकोनॉमी जो चल रही है, मुक्त अर्थव्यवस्था, उसके भी संदर्भ में देखना होगा। मुझे लगता है कि 1992 में 90 में हम उदारीकरण के जिस दौर में आए और वो एक्सरसाइजेज बढ़ती गई, हालांकि टीबी नरसिम्हा राव के बाद जो कांग्रेस सरकारें आई 2004 में, 2009 में, 2014 तक, वो आप देखें
कि उन्होंने, उनमें एक लोकतांत्रिक लिहाज था कि उन्होंने अमेरिकन कॉमन कंसेंसस और जो तय हुआ था, जिसमें भारत भी सिग्नेटरी था, और उदारीकरण के जो प्रारूप तय हुए थे पूरे विश्व की मुक्ति के, हेनरी किसिंगर ने अपने भाषण में कहा था कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं सीधे सीधे, यही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसका बलबला फूट चुका है और कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक लिहाज था, लिहाजा संप्रग ने वर्ल्ड बैंक एजेंडे को जस का तस लागू नहीं किया और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक के एजेंडे को जस का तस, जो कॉमन कॉन्सेंसस था, वाशिंगटन कॉमन कॉन्सेंसस, उसको लागू नहीं किया और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट किसी तरह जिलाए रखा। और वर्ल्ड बैंक ने नाराजगी भी जताई थी मनमोहन सिंह जी से इस बात के लिए कि इतने लंबे सालों में मात्र 16% क्षेत्रों का निजीकरण हुआ और जबकि वायदा था 100% निजीकरण का। उसके बाद एसीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कारपोरेट फार्मिंग, इन सारी चीजों को कांग्रेस ने दबा दिया था और फॉर टाइम बिंग ही सही, हो सकता है अनुकूल अवसर की तलाश कर रहे हो, लेकिन उन्होंने फॉर टाइम बिंग दबा रखा और दबा करके उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट, सूचना के अधिकार, वो सारे कानून लाए जो एक वेलफेयर स्टेट को सिग्निफाई करते हैं या उनको मजबूती देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इस संदर्भ में समझना पड़ेगा। तो आज का जो ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर है वो दरअसल भारत भूमि की व्यवस्था के लिए संभव नहीं है और फिट नहीं है, मैं कहता हूं उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि इस फ्रेम में जो मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑर्डर है, इसमें और उदारीकरण की इस चाल में और बैंक, विश्व बैंक के एजेंडे को फरवरी के तौर पर लागू करने के चक्कर में और इस फ्रेम में मुझे लगता है बेरोजगारी और किसानी अर्थव्यवस्था, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है जिसने हमको मंदी से बचाया 2008 में, उस किसानी अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाना संभव ही नहीं है इस इकोनॉमिक फ्रेम में। और एक तो ये सरकार की मजबूरी है कि उसे विश्व बैंक के दिखाए हुए एजेंडे पर ही चलना है, तो एक तो ये संभव नहीं है कि बेरोजगारी, रोजगार के अवसर, व्यापक नौकरियां और किसानी अर्थव्यवस्था को नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम से जोड़ा जा सके। एक तो ये इस सरकार के लिए संभव नहीं है, ये उनकी मजबूरियां हैं क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।